हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? देखिए, हमने क्लास 11th की फिजिक्स में शुरुआत की थी पहले, और बेसिक जो जानकारी है भौतिकी के बारे में वो हमने पढ़ लिया। यानी कि हमने साइंस पढ़ लिया। साइंस किसे कहते हैं, साइंस के कितने भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उनको देख लिया। उनकी कौन कौन से भाग हैं वो देख लिया। फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स के कौन कौन सी शाखाएं हैं। इसके अलावा हमने प्रकृति में मूल बलों को पढ़ लिया और कुछ महत्वपूर्ण संरक्षण सिद्धांतों को पढ़ लिया। अब उसके बाद अपना आता है चैप्टर फर्स्ट, जो अपने किताब में फर्स्ट चैप्टर है, मात्रक एवं मापन। तो इसको हम करते हैं शुरू। तो इसको शुरू करते से पहले हम क्या करेंगे, भौतिक राशियों को पढ़ेंगे। यानी कि फिजिक्स में शुरुआत जो होती है वो भौतिक राशियों से होती है। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं वो हमें देखना है। तो पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम बोर्ड पे लिख देंगे। देखिए, भौतिक राशियाँ किन्हें कहते हैं कि फिजिक्स में वे राशियाँ जिन्हें मापा और तोला जा सके उन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियाँ। फिजिकल क्वांटिटीज़ इंग्लिश में बोलते हैं। तो दोबारा सुनिए कि वे राशियाँ जिन्हें मापा और तोला जा सके उन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियाँ। जैसे दुकान पे हम जाते हैं सामान लेने, तो हम कहते हैं चीनी दे दो, तो चीनी तौल के देता है। जैसे हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो कपड़ा 5 मीटर 2 मीटर ऐसे दे दो, तो वो भी नाप करके देता है। तो इन जो भी भौतिक राशि है, यदि वो नापी और तोली जा सकती है तो वो भौतिक राशि है, अन्यथा वो नहीं है। ठीक है। तो जिन्हें हम माप और तोल सकते हैं उन्हें हम कहते हैं भौतिक राशियाँ। अब ये भौतिक राशियाँ होती कितने प्रकार की हैं? तो भौतिक राशियाँ होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। मुख्य प्रकार तो इसके 2 ही हैं, मूल भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों को ऐसा लगा कि नहीं, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के अलावा भी कुछ राशियाँ होनी चाहिए जो हमारे काम आती हैं। तो उनको बाद में जोड़ा गया, उन्हें हम कहते हैं पूरक भौतिक राशियाँ। ठीक है। तो 3 प्रकार बन जाते हैं, मूल भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ और पूरक भौतिक राशियाँ। ठीक है। देखो, भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी। देखो, वह राशि या वे राशियां जिन्हें मापा और तोला जा सके। तो वे राशियां जिन्हें मापा और तोला जा सके भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है। तो वे राशियां जिन्हें मापा और तोला जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। जैसे हम क्या, किन किन को? जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम तो माप सकते हैं, किलोग्राम में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं। ठीक है। इसी प्रकार समय है, मिनट, घंटा, सेकंड, हफ्ते, वर्ष। इसके अलावा लंबाई है, मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में, पाउंड में, सब में माप सकते हैं। वेग है, वेग को भी माप सकते हैं। वेग है, त्वरण है, बल है। ठीक है। ये सब क्या है? मापने योग्य हैं। तो ये सभी भौतिक राशियां हैं। क्या हैं? ये सभी भौतिक राशि हैं। ठीक है।
ऐसे बहुत सारी हैं, माप सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं भौतिक राशि के प्रकार। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, भौतिक राशि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो तीनों प्रकारों के नाम लिख देते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं। फर्स्ट जो प्रकार है वो है मूल भौतिक राशि। दूसरा जो प्रकार है वो है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। और तीसरा जो प्रकार है उसका नाम है पूरक भौतिक राशियां। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती हैं। अब हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मूल भौतिक राशियां, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। व्युत्पन्न भौतिक राशियां डिटेल से पढ़ेंगे। पूरक भौतिक राशियां, तो मैं इनकी एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, फिर हम बोर्ड पे लिख देंगे। तो मूल भौतिक राशियों के बारे में देखिए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इनको इंग्लिश में बोलते हैं। देखो, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, यानी ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, इन्हें हम कहते हैं मूल भौतिक राशियां। और मूल भौतिक राशियां 7 होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता। ये 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। यानी कि ये किसी अन्य पर अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, ये स्वतंत्र हैं। ठीक है, ये तो हो गई मूल भौतिक राशियां। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां, कि वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, यानी ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होती, ये मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं। तो वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। जैसे वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, आवेग है, ये सब क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। ठीक है, और तीसरी आती हैं पूरक भौतिक राशियां, यानी वे राशियां जो ना तो मूल भौतिक राशियां हैं और ना ही व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं, लेकिन फिर भी इनको ऐसा ही पद्धति में शामिल किया गया है, बाद में जोड़ा गया। महसूस हुआ कि व्युत्पन्न और मूल भौतिक राशियों के अलावा भी ऐसी भौतिक राशि हैं जो हमारी भौतिकी में काम में आती हैं, तो उनको बाद में जोड़ा गया। और उनको बाद में जोड़ा गया तो उनका अलग से नाम दिया गया पूरक भौतिक राशियाँ। यानी कि वे भौतिक राशियाँ जो ना तो मूल भौतिक राशि हैं ना व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा ही पद्धति में शामिल किया गया है, वे कहलाती हैं पूरक भौतिक राशियाँ। और पूरक भौतिक राशियाँ 2 होती हैं, एक होती है समतल कोण और एक होता है ठोस कोण या घन कोण। ठीक है, लिखते हैं। इनके इंग्लिश नाम लिख देता हूँ। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये बन जाएंगी ड्राई वर्ड।
फिजिकल क्वांटिटीज, और ये बन जाएंगी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो इंग्लिश नाम भी याद रखने चाहिए। अब हम देखते हैं मूल भौतिक राशियां। तो सबसे पहले तो और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए क्या होती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी मूल भौतिक राशियां। तो वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर, वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। अर्थात ये प्रकृति में स्वतंत्र पाई जाती हैं। तो इनको हम कहते हैं मूल भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे अब ये है कौन कौन सी? तो ये 7 प्रकार की होती हैं। तो जैसे बाद में लिख देंगे, तो मैं लिख देता हूं, ये 7 होती हैं और ये हैं। अब ये कौन कौन सी हैं? तो हमको 7 के नाम लिखने हैं। तो मैं यहाँ नीचे यहाँ से शुरू कर देता हूँ। तो ये हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, और प्रदीपन तीव्रता या ज्योति की तीव्रता। ठीक है, तो ये 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ड्राइवर, फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए क्या होती हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। वे भौतिक राशियां
जो मूल भौतिक राशियों पर वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, अर्थात ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब इसका हम लेंगे एक एग्जाम्पल, तो उदाहरण देके समझाता हूँ, देखिएगा। जैसे वेग को लेते हैं हम। वेग होता क्या है? वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो दर शब्द जब कहीं जुड़ जाता है तो उस भौतिक राशि में लगता है समय का भाग। ये याद रखना है हमेशा। अब देखिए विस्थापन क्या है? विस्थापन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। दूरी एक लंबाई होती है, और समय तो समय ही। तो ये भी मूल भौतिक राशि है, यानी ये लंबाई है। विस्थापन एक लंबाई है, और अभी हमने पढ़ा है कि लंबाई क्या होती है? ये रहा लंबाई होती है मूल भौतिक राशि। तो लंबाई मूल भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि। और रही बात समय, तो समय भी क्या है? मूल भौतिक राशि है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर वेग विस्थापन बटे समय। विस्थापन एक लंबाई है, और ये क्या है? मूल भौतिक राशि है। समय भी एक मूल भौतिक राशि है। तो बताइए वेग है जो मूल भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो वेग है, त्वरण है, बल है, आवेग है, संवेग है, ये सब क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। तो यहां लिख देते हैं, जैसे वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग आदि। तो ये सभी, इनके अलावा और भी बहुत हैं। तो ये सभी क्या हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरा प्रकार पढ़ते हैं, पूरक भौतिक राशियां। ठीक है। तो मैं ऊपर से मिटाता हूं। अब देखिए तीसरा प्रकार, पूरक भौतिक राशियां। और इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। तो क्या होती हैं पूरक भौतिक राशियां? वो देखिए।
वे भौतिक राशियाँ जो ना तो मूल भौतिक राशियाँ होती हैं और ना ही व्युत्पन्न भौतिक राशि होते हैं, लेकिन फिर भी इनको ऐसा ही पद्धति में शामिल किया गया है, पूरक भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो दो प्रकार की होती हैं, समतल कोण और ठोस कोण, या दूसरा नाम है ठोस कोण का घन कोण। वे भौतिक राशियाँ जो ना तो मूल भौतिक राशियां हैं और ना ही व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं। और ना ही व्युत्पन्न भौतिक राशि शामिल हैं। लेकिन इनको ऐसा ही पद्धति, अभी हम आगे पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धति, तो वहां पे आएगी ऐसा ही पद्धति, लेकिन इनको ऐसा ही पद्धति में शामिल किया गया है। ये पूरक भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, ये निम्न होती हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं। तो देखिए, पहली जो है वो है समतल कोण, और दूसरी जो है वो है ठोस कोण, या जिसका दूसरा नाम है घन कोण। ठीक है, तो ये तुम्हारी हो गई भौतिक राशियाँ। अब जो अगला टॉपिक जो हमारे पाठ का है वो शुरू होता है मात्रक। ठीक है, यूनिट। तो मात्रक क्या होता है उसको हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मात्रक, और मात्रक को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिट। ठीक है, सुनिए मात्रक क्या होता है, एक उदाहरण से समझिए और फिर खुद अनुमान लगाइएगा कि मात्रक की कितनी बड़ी आवश्यकता है। आप दुकान पे गए और आपने दुकान पे जाके डायरेक्ट ये कहा मुझे 5 दे दो। दुकानदार कंफ्यूज, 5 क्या देना है, 5 मिठाई देनी है, चीनी देनी है, 5 क्या देना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहेगा थोड़ा ढंग से बोलो। अब तुम दिमाग लगाते हो क्योंकि तुमने फिजिक्स पढ़ी है, तुम दिमाग लगा के बोलते हो किलो दे दो। अब दुकानदार फिर कंफ्यूज हो गया कि किलो, क्या किलो दें, मतलब कि कोई चीनी दें, गुड़ दें, क्या दें, कोई किलो में कुछ होना भी चाहिए। 1 किलो दे, 5 किलो दे, 10 किलो दे क्या। वो फिर कंफ्यूज हो जाता है। तो अब की बार फिर तुम बोलते हो 5 किलो चीनी दे दो। यहाँ पर क्या है, 2 चीज़ें हैं। 5 किलो, तो 5 तो है उस भौतिक राशि का परिमाण, संख्यात्मक मान। 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 2, 4, 5, 100 कितना भी हो सकता है। यानी 5 किलो चीनी दे दो, तो 5 तो है परिमाण, और पीछे जो उसका लिखा हुआ है किलोग्राम, वो है उसका मात्रक। तो देखा मात्रक की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर मात्रक नहीं होगा तो हम भौतिक राशि यानी वस्तुओं को सही ढंग से नहीं बोल पाएंगे, कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो मात्रक एक बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी इकाई है। ठीक है,
तो कोई भी भौतिक राशि को मापने के लिए हम एक निश्चित मान का प्रयोग करते हैं और वो निश्चित मान ही उसका क्या कहलाता है, मात्रक। जैसे लंबाई को मीटर में, सेंटीमीटर में, अब ये इनके मात्रक हैं, सेंटीमीटर, मीटर, फुट, ये सब मात्रक हैं। जैसे द्रव्यमान, किलोग्राम, ग्राम, ये इनके मात्रक हैं। इसी प्रकार से समय को सेकंड में, घंटों में, मिनट में, वर्षों में, हफ्तों में, सप्ताहों में, ये सब क्या है, इसके मात्रक हैं। तो बिना मात्रक के हम किसी भी भौतिक राशि को ना तो माप सकते हैं और ना ही तौल सकते हैं। तो मात्रकों की आवश्यकता होती ही होती है। अब मात्रक की क्या परिभाषा बनती है? किसी भौतिक राशि के मापन में प्रयुक्त किए गए एक निश्चित मान को हम क्या कहते हैं, उसका मात्रक कहते हैं। ठीक है, देखिए किसी भौतिक राशि के मापन में प्रयुक्त किए गए निश्चित मान को उसका मात्रक कहते हैं। ठीक है, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करना है, किसी भौतिक राशि को हमें मापना है, तो उसके मान में जो मापन में जो प्रयुक्त किया गया निश्चित मान है उसी को हम क्या कहते हैं, उसका मात्रक कहते हैं। और आगे देखते हैं, एक बार मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात है जो तुम्हें ध्यान से देखनी है। जैसे मैंने लिखा 5 किलो चीनी, यानी चीनी ठोस वस्तु है, ठोस वस्तु को हम किलोग्राम में माप रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो है 5 और एक है किलोग्राम। तो 5 तो है उसका परिमाण, परिमाण का मतलब होता है आंकिक मान, यानी संख्यात्मक मान। ठीक है, और ये किलोग्राम जो है, ये किलोग्राम, ये है उसका मात्रक। ठीक है, अगर हम इनको इंग्लिश में लिखें तो परिमाण आंकिक मान को हम लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू यानी n से, और मात्रक को हम लिखते हैं यूनिट यानी u से। ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक संबंध बनता है, और वो संबंध क्या बनता है, किसी भौतिक राशि का मात्रक उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट लगा के, नोट, किसी भौतिक राशि का मात्रक किसी भौतिक राशि का मात्रक u उसके आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान, आंकिक मान, n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये एक नोट है, ये एक ज़रूरी बात है, यानी कि हम इसे अगर लिखना चाहें तो u व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/n के। ठीक है, अब यहाँ से एक रिलेशन जो हमारे सामने निकल के आता है, वो यदि n का मान बढ़ रहा है तो u का मान घट रहा है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे n1, अब इसको यदि हम और ढंग से लिखें, n1 u1 बराबर n2
U2। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 किलोग्राम बराबर 5000 ग्राम। ये होता है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 5 किलो में 5000 ग्राम हो गए। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये तो है N1 यानी पहली भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, ये है पहली भौतिक राशि का मात्रक U1। ठीक है, इधर ये क्या है, ये दूसरी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान और ये हो गया दूसरी भौतिक राशि का मात्रक। देखिए अब इनको यहाँ से भी देखना है, यहाँ से भी देखना है। अगर यहाँ पर U1 लिया जाए तो U1 कितना है, किलोग्राम। ठीक है, और N लिया जाए तो किलोग्राम में N कितना है, 5। यदि N का मान बढ़ रहा है तो U का मान घट रहा है। किलोग्राम मतलब N का मान बढ़ रहा है, 5 है 6 होता 7 हो जाता, तो फिर यहाँ किलोग्राम का मान घटता। जैसे अब यहाँ से देखिए N1 का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब है U2 का मान घट रहा है। ठीक है, U1 का मान बढ़ रहा है, इसका मतलब है N2 का मान घट रहा है। ऐसे समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा ऐसे देखिए, इन दोनों का गुणा करें 5 kg बराबर होता है 5000 kg के, लेकिन यहाँ पर संख्यात्मक मान 5000 ज़्यादा है तो उसका मात्रक कम है, ग्राम कम होता है। अगर यहाँ संख्यात्मक मान 5 कम है तो उसका मात्रक ज़्यादा होता है यानी बड़ा होता है। तो ये संबंध क्या बता रहा है, संख्यात्मक मान कम है तो उसका मात्रक ज़्यादा है, संख्यात्मक मान कम है तो उसका मात्रक बड़ा है। ठीक है, किलोग्राम बड़ा होता है, ग्राम से तो बड़ा होता है। अगर संख्यात्मक मान ज़्यादा है तो उसका मात्रक कम है, संख्यात्मक मान 5000 है बहुत बड़ा है, ग्राम मात्रक छोटा है। अब आ गया समझ में, यानी कि N1 और U1, N2 और U2 इन दोनों का गुणा तो बराबर है, 5 किलो में 5000 ग्राम होते हैं, लेकिन N1 का मान बड़ा है U2 का मान छोटा है। N1 का मान बड़ा है U2 का मान छोटा है, यानी ग्राम में है। इसके अलावा U1 का मान बड़ा है N2 का मान छोटा है। आ गया समझ? ठीक है, तो ये भौतिक राशि का मात्रक U उसके आंकिक मान N के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब है मात्रक की विशेषताएं। तो यानी हम किसी भौतिक राशि का मात्रक लिखे तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं। यानी हम किसी भौतिक राशि का मात्रक लिखे तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर पहली बात, वो सभी जगह मान्य होना चाहिए, यानी भौतिक राशि का मात्रक सर्वमान्य होना चाहिए। नंबर दूसरी बात, उचित परिमाण का होना चाहिए, यानी ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसे हम पढ़ सकते हैं और लिखा जा सकता है। इतनी जटिल संख्या नहीं होनी चाहिए जिसे हम ना तो पढ़ पाते हैं ना लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो उचित परिमाण का होना चाहिए। तीसरी बात, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना आसान हो, यानी एक पद्धति से जैसे 1 किलोग्राम है, इसको हम आसानी से ग्राम में बदल सकते हैं। ठीक है, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना आसान हो, तो ये 2-3 विशेषताएं मात्रक की होनी चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मात्रकों की पद्धतियां। तो मात्रकों की पद्धतियां 4 होती हैं, लेकिन जो चौथी पद्धति है वो पहली पद्धति का ही बड़ा रूप होती है। तो मुख्य तो 3 है और वैसे देखा जाए तो 4 है। तो देखिए मात्रकों की पद्धतियां।
देखिए मात्रकों की पद्धतियाँ। तो मात्रकों की पद्धतियाँ होती हैं 4, लेकिन जो चौथी पद्धति है वो पहली पद्धति का विस्तृत रूप होता है। तो मुख्य 3 है, वैसे 4 है। तो देखते हैं। तो मात्रकों की जो पद्धतियाँ हैं उनके पहली जो पद्धति है वो है MKS पद्धति। यानी मीटर, M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकंड। मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। पहली तो ये है, ठीक है। दूसरी है CGS, यानी C से मतलब सेंटीमीटर, G से मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। तीसरी है FPS पद्धति। और इसका पूरा नाम क्या बढ़ता है? फुट पाउंड सेकंड पद्धति। ठीक है, ये 3 पद्धति है। इसके अलावा जो चौथी है वो है SI। अब इसका हिंदी में और इंग्लिश में 2 नाम बनते हैं। पहले हिंदी में नाम लिख देते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। और इंग्लिश में इसका नाम हो जाता है सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, यानी मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, हिंदी में नाम जाता है। अब देखिए, तो MKS पद्धति, CGS और FPS। MKS का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, यानी इसमें लंबाई को मापेंगे मीटर में, द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम में और समय को मापते हैं सेकंड में। इसी प्रकार CGS पद्धति का अर्थ क्या है कि जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। और तीसरी FPS की वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे हम कहते हैं FPS पद्धति। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो एक टेबल बना देता हूँ, वो देखिए। तो यहाँ तो मैं लिख देता हूँ पद्धति, इधर मैंने लिख दिया लंबाई। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया द्रव्यमान और यहाँ पे लिख दिया समय। ठीक है, तो क्रम संख्या यहाँ पे हो गई। तो नंबर 1 पे कौन सी पद्धति है? MKS। ठीक है, MKS पद्धति में लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। ठीक है, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। ठीक है, दूसरी क्रम संख्या 2, इसमें CGS पद्धति। इसमें लंबाई को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को किस में मापते हैं? ग्राम में। और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। ठीक है, और तीसरी FPS। इस पद्धति में लंबाई को तो मापते हैं फुट में, द्रव्यमान को मापते हैं पाउंड में और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। अब ये FPS पद्धति है ना, ये इंग्लैंड में चलती है, तो इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश पद्धति। ठीक है, ब्रिटिश पद्धति। तो ये तुम्हारी हो गई MKS
CGS और FPS। एक बार इनकी डेफिनेशन है, दोबारा सुन लीजिए कि वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए, MKS पद्धति होती है। दूसरी CGS वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाए, वह FPS पद्धति है, वो CGS पद्धति है। तीसरी जो है FPS की वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता है, FPS पद्धति। ठीक है। चौथी अब SI पद्धति को हम कल अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।